दोस्तों 18 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ कोचिंग सेंटर के लिए नए रूल्स लेकर आए जाते हैं। और इसके पहले दोस्तों हमने आपसे बात किया था कि अक्टूबर 2023 के अंदर में कुछ 20 के आसपास दोस्तों आईएएस के कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे, जिसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने नोटिस लाया हुआ था कि भाई वे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं, अगर ऐसे करते हुए फिर से पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर फिर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और उसी में दोस्तों एक कदम आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आगे बढ़ा और अब दोस्तों गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसिकली नए रूल्स को लाया गया है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इस नए रूल्स के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि इन नए रूल्स को लाने के पीछे का एक्चुअल में कारण क्या है और दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सब चीज़ों को बड़ा ही विस्तार के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन नए रूल्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसके पीछे का एक्चुअल में बैकग्राउंड कहाँ से निकलकर शुरू होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो हमने दोस्तों आपको हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आपको अपडेट किया, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी अपडेट किया है कि अक्टूबर 2023 के अंदर में दोस्तों कुछ इस तरह के आर्टिकल निकल कर आए थे, जहां पर दोस्तों बहुत सारे आईएएस की कोचिंग सेंटर्स हुआ निकल कर सामने आया था, जो कि दोस्तों मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। और ये दोस्तों सिर्फ आईएएस की कोचिंग सेंटर का कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप जेईई के कोचिंग सेंटर को देखिए, नीट के कोचिंग सेंटर को देखिए, जो बड़े बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन कराते हैं, वे भी दोस्तों ये जो मिसलीडिंग क्लेम्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का उपयोग करते हैं बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कई बार आपको दिखाया जाता है कि भाई वो गारंटी देते हैं कि आपको इतना नंबर लेके आएंगे, वो आपको सफलता की गारंटी देती है, आपको रैंक की गारंटी देते हैं, गलत तरीके से आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे पास से जो इतने बच्चों ने पढ़ा है, इतने बच्चे ने इतना रैंक किया है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों कंट्रोल जमाने के लिए जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उन पर एक नियंत्रण जमाने के लिए जो बेसिकली बच्चों का मानसिक दबाव पड़ता है इन सब चीज़ों से, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दोस्तों नए जो कोचिंग रूल्स होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न हमें ये भी देखने को मिलता है, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो एक ट्रेंड हमें निकल कर सामने देखने को मिलता है आईएएस का या फिर जेईई का, नीट का जो देखने को मिलता है, उसमें बच्चों के सुसाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ में नजर डालिएगा तो दोस्तों 2021-22 का जो आंकड़ा निकल कर आता है उसमें दोस्तों बताया जाता है कि इंडिया के अंदर कुछ 13,000 दोस्तों स्टूडेंट हुआ करते जिन्होंने सुसाइड किया था। वहीं दोस्तों ऐसा बताया जाता है, वियन का ये आर्टिकल है कि 35 से ज़्यादा बच्चे दोस्तों रोजाना जो है सुसाइड करते हैं, बेसिकली यही एजुकेशन वगैरह के चक्कर में पढ़कर। इसके साथ दोस्तों और भी अगर आप आंकड़ों के पास में देखोगे तो ये दोस्तों आप कोटा का आंकड़ा देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि पिछले 1 सालों के अंदर में 30 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। और जब हम ये वीडियो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं उसके पहले भी दोस्तों 24 जनवरी का आप ये खबर देखते हैं, जहाँ पर एक दोस्तों जो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए गया छात्र था, 18 साल की उम्र का हुआ करता था, उसने भी सुसाइड किया था। उसी तरह से दोस्तों आप 19 जनवरी की एक खबर को देखते हैं, जहाँ पर आईआईटी कानपुर में एक खबर आती है कि जो पीएचडी का एक छात्र हुआ करता था वो भी दोस्तों जो है पढ़ाई के जो काफी ज्यादा वेटेज हुआ करता था उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। और पिछले ऐसे 1 महीने के अंदर में 3 केसेस देखे गए थे आईआईटी कानपुर के अंदर में। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं ये आपको बताता है किस प्रकार से बच्चों के अंदर में एक मानसिक दबाव है, कितना एक हरेसमेंट होता है पढ़ाई के अंदर में, जो इतनी बड़ी बड़ी कोर्सेज निकल कर सामने आते हैं जेईई की, नीट की या फिर यूपीएससी की। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि एक बच्चा दोस्तों 8 से 10 घंटे की कोचिंग करता है, उसके बाद वो अपना सेल्फ स्टडी भी करता है, साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद वो अपने परिवार से दूर रह के एक बहुत दूर जाकर जो है पढ़ाई करता है। तो इतना बड़ा जो हरेसमेंट होता है दोस्तों उस चीज को बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं। और अंत में एक तरफ देखता है कि दोस्तों जहाँ पर उसके पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो पैसे खर्च कर रहे हैं, एक तरफ उसके जो मास्टर होते हैं जो कि दोस्तों उतना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरी तरफ एक तरफ मास्टर है उसके जो पूरा समाज है जो उसके लिए उस नंबर की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जो उसके लिए उस सफलता की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो नहीं मिल पा रहा। 2 से 3 सालों तक, 4 से 5 सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी अंत में जाकर दोस्तों वो जो है जब पूरी तरह से अपने आप से हार जाता है तो अंत में दोस्तों वो सुसाइड का सहारा लेता है। और इसी चीज पर दोस्तों नियंत्रण लगाने के लिए जो है न्यू कोचिंग सेंटर्स जो हुआ करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स को लेकर आए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इस रूल्स की बात करते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर में क्या प्रावधान किया गया है, तो बेसिकली आप इसको समझ पाएंगे। हम दोस्तों ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करेंगे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें रूल्स किया गया है कि जो 16 साल से कम बच्चे होते हैं उनको कोचिंग सेंटर में अब एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। जो भी कैसे कोचिंग सेंटर होने वाले हैं, जो भी बच्चे अगर 16 साल से कम उम्र के होते हैं, दैट मीन सीधा से कहने का मतलब है दोस्तों एक बच्चा 5 से 6 साल के अंदर में पढ़ाई करना शुरू कर देता है और 15 से 16 साल के अंदर दोस्तों उसका जो माध्यमिक खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर कोई भी बच्चा अपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन को कवर कर लेता है उसके बाद वो जो है किसी भी कोचिंग सेंटर में एनरोल हो सकता है। और एक कोचिंग सेंटर का दायित्व होगा कि वो 16 साल से कम बच्चे यानी कि माध्यमिक के नीचे जितने भी बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार के कोचिंग सेंटर में एडमिशन ना दिलाए। दूसरी जो चीजें दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छे मुझे ये लगी है कि यहाँ पर जो भी गलत तरीके से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष जो भ्रामक दावे किए जाते हैं, आपको अच्छे नंबर दिखाए जाते हैं, आपको अच्छी रैंकिंग के जो दावे किए जाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर कोचिंग लीजिए, हम आपको जो अच्छे रैंक दिला के दिखाएंगे, वो आपको जो गलत तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूपीएससी का ही, अगर आप देखोगे तो पर साल दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी को क्रैक करते हैं, हर साल दोस्तों अगर आप देखोगे तो लाखों बच्चों को फॉर्म भरते हैं और 1000 के आसपास दोस्तों वहाँ पर वैकेंसीज रहती है हर साल, अगर आप देखोगे उससे भी कम होती है। और ऐसे में दोस्तों जब कोई टॉपर्स निकल कर आता है तो हर एजुकेशन कोचिंग सेंटर में दोस्तों जो अपना ऐड करने लगता है कि ये जो बच्चा था ये हमारे
यहाँ से निकल कर गया था, ये जो बच्चा था हमारे यहाँ से निकल कर गया था। लेकिन एक बच्चा दोस्तों जो है, एक बच्चा होता है लेकिन वो 10-15 कोचिंग सेंटर को कैसे ले सकता है, ऐसे में दोस्तों उनका ये एक्सक्यूज रहता है। वो दोस्तों इस चीज में पक्ष में तर्क देते हैं कि बेसिकली हो सकता है कि एक बच्चा जो दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, वो अपने दोस्तों पढ़ाई के काल के दौरान बहुत सारे सोर्सेज का उपयोग करता है। तो बहुत सारे दोस्तों जो है, हो सकता है उसने किसी के टेस्ट सीरीज को लिया होगा, हो सकता है कि उसने किसी सर के पास से किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया होगा, हो सकता है कि उसने किसी करंट अफेयर से किसी चीज को देखा होगा जो उसके एग्जाम के लिए मददगार होगा, और अंत में जाकर दोस्तों वो उसी चीज का उपयोग करते हैं। कोचिंग सेंटर वाले आपको बताते हैं कि ये जो बच्चा है ये हमारे यहाँ से पढ़ कर निकला है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है, बल्कि वास्तविकता ये होती है कि एक छोटा सा संसाधन, बेसिकली अगर कोई बच्चा अपने 100% संसाधन का उपयोग करे, उसमें अगर उसने 0.1% संसाधन कहीं पर यूज कर लिया है, तो दोस्तों कोचिंग सेंटर्स का उपयोग करके बोलते हैं ये बच्चा हमारे यहाँ से निकल कर पढ़ के आगे बढ़ा है। तो आपको लगता है कि जब वो बच्चा निकल कर आगे जा सकता है तो मैं भी निकल कर जा सकता हूँ, क्योंकि वो जो एक सीट है आपको लगता है कि वो आपके लिए ही खाली है, लेकिन आप उस समय भूल जाते हैं कि वो एक सीट के पीछे दोस्तों हजारों बच्चे भाग रहे हैं, और अंत में जाकर दोस्तों ये जो मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपका शिकार हो जाते हैं। और 2 से 3 साल के बाद दोस्तों आपको पता चलता है कि आप जिस चीज में फंसे हैं वो एक बहुत ही भयानक ट्रैप है। अगली जो चीज है दोस्तों वो है टीचर्स के बारे में। बेसिकली जो आपको शिक्षक देखने को मिलते हैं एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स के अंदर में, उसमें बताया गया कि जो भी कोचिंग सेंटर के अंदर शिक्षक में वो कौन से दोस्तों ग्रेजुएट की डिग्री तो प्राप्त करने वाले होने चाहिए, कम से कम दोस्तों उनके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों उनके पास अपना एक वेबसाइट होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी कोचिंग सेंटर वाले होंगे उनके पास अपना एक वेबसाइट होना चाहिए। उस वेबसाइट के ऊपर में जो भी उनके बेसिकली मास्टर होंगे, जो भी उनके ट्यूटर होने वाले हैं, जो भी उनके टीचर होने वाले हैं, उनका और चीजें लिस्ट होनी चाहिए कि उनका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, उनके क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, क्या टाइमलाइन होने वाला है, वो सब कुछ दोस्तों जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए। मतलब टीचर के मामले में जो ट्रांसपेरेंसी होने वाली है वो काफी ज्यादा होगी। अब कोई भी अगर दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी ने 12th क्लास का पढ़ाई वगैरह कर लिया है तो कोचिंग सेंटर खोल के और उनको वहां पर एनरोल कर लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री तो होनी ही चाहिए। और फीस वगैरह के बारे में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई इस रूल्स के अंदर में। फीस के बारे में दोस्तों अब ये कहा गया है कि पहले अभी आपको देखने को क्या मिलता है कि अभी के समय अगर आप देखो जो फीस होते हैं वो 1 लाख 1.5 लाख तक के चले जाते हैं। अगर आप मुखर्जी नगर में कोटा जाकर पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग की जब हम बात करते हैं, ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फीस के अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है। बताया गया जो फीस होगा वो बिल्कुल ही तर्क संगत होना चाहिए और एकदम एक लिमिट तक होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी के समय जो आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखने को मिलते हैं उनमें जो फीसेज है वो काफी ज्यादा होते हैं, जिससे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो बेसिकली उन कोचिंग को नहीं ले पाते हैं। इसलिए बताया गया कि जो कोचिंग की फी होगी वो तर्क संगत होना चाहिए, बिल्कुल ही लिमिट में होना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज दोस्तों फीस में ये की गई है, कई बार दोस्तों होता है कि आप किसी नए बैच को एनरोल करते हो और आपको लगता है 10 दिनों के बाद पढ़ने के बाद कि ये जो बैच मैंने खरीदा है उतने जो मैंने पैसे पेमेंट किए वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ऐसे में दोस्तों जितने दिनों तक आप कोर्स करते हो उतने पैसे काट के कोचिंग वाले को अब ये दायित्व होगा कि वो 10 दिनों के बीच में आपके पैसे को जो है रिफंड कर दिया जाए। नहीं तो पहले दोस्तों कैसा होता था कि आप जो है बेसिकली 1 महीने का एक कोर्स को खरीदते हो, अगर आपने 5 से 6 दिन पढ़ लिया तो आपको कोई पैसा रिफंड नहीं मिलता था। लेकिन अब 10 दिनों के बीच में दोस्तों जितना पढ़ा है आपने उतने पैसे को काट के जो बचे हुए दिन के पैसे होंगे वो आपको रिफंड करने का दायित्व दिया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बोला कि एक बहुत बड़ा बोझ रहता है बच्चों के दिमाग में कि इतनी जो बड़ी एग्जामिनेशन होती है उसमें इतना बड़ा सिलेबस को करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एंजाइटी का भय रहता है, जो पूरे समाज को उसके ऊपर दबाव बना रहता है उसका एक भय रहता है, डिप्रेशन में कई बार बच्चा चला जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों एक काउंसलिंग का गठन करने के लिए भी कहा गया है। इसलिए जो कोचिंग सेंटर होते हैं कि इन सब चीज़ों से जल्द जल्द कैसे निपटा जाए, किस प्रकार से बच्चों के बोझ को कम कर दिया जाए, किस प्रकार से दोस्तों जो उनमें पारदर्शिता है वो लेकर आया जाए, इन सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग के गठन की बात की गई, उनका अपने वेबसाइट बनाने की बात की गई है। और अगर इन सब चीजों को कोई भी दोस्तों कोचिंग सेंटर फॉलो नहीं करता है तो पहली बार में उसको 25,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। और बार बार दोस्तों ऐसे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं तो उसके लिए दोस्तों 1 लाख रुपए का फाइन लगाकर उसके पंजीकरण को भी रद्द किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन को भी रद्द किया जा सकता है। तो ये काफी बहुत ही बेहतरीन जो है प्रावधान दोस्तों इसके अंदर में किया गया है। तो दोस्तों ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है और इस सबका एक ही मात्र उद्देश्य ये निकलकर सामने आता है कि किसी भी प्रकार से दोस्तों जो बच्चे के अंदर में जो मानसिक दबाव उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार से जो आज के समय कोचिंग सेंटर दोस्तों मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं उन पर नियंत्रण लगाना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और यही चीज दोस्तों इसके अंदर में काम करने का प्रयास किया गया है। समय समय पर दोस्तों गवर्नमेंट हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में इंप्रूव भी करे, क्योंकि 1-2 चीज में देखोगे तो दोस्तों अभी भी इसमें क्लैरिफाई नहीं निकलकर सामने आया है। क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर का रूल है दोस्तों ये ऑफलाइन कोचिंग पर लागू होगा या फिर ऑनलाइन कोचिंग में, देखकर तो लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है। और दूसरी जो इसमें कमी निकलकर सामने आती है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई शिक्षक पढ़ाना चाहता है कोचिंग तो उसके लिए कम से कम उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सोचिए दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अपने गली में, मोहल्ले में, गांव के अंदर में बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जिसने 12 क्लास के पास कर लिया है। ऐसे में वो जो है दोस्तों अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने घर के आर्थिक संसाधन को जुटाने के लिए वो शिक्षक का काम करता है या शिक्षिका का काम करती है। तो ऐसे विषय में दोस्तों उसका क्या होगा जब उनको पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा, इस विषय पर भी बातचीत कहीं ना कहीं इसको लेकर होना चाहिए। और तीसरी चीज
दोस्तों यहाँ पर बात की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दोस्तों कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं लिया जा सकता। लेकिन सोचिए दोस्तों, जो बच्चा बेसिकली स्कूली एजुकेशन उसको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे तो स्कूली एजुकेशन का जो वातावरण है वो काफी अच्छा नहीं है। स्पेशली जब हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में अच्छी तरह से शिक्षा ना मिल पाए, तो कोई बच्चा अगर कोचिंग लेता है तो इसमें खराब ही क्या है। लेकिन इसका यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अगर कोई बच्चा दोस्तों अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए ट्यूशन लेना चाहता है, अगर कोई बच्चा दोस्तों कोचिंग लेना चाहती है, अपने बेसिक्स को मजबूत कराए, जो उसने उसकी स्किल नहीं कर पाया है, लेकिन अब उसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा उसका भी यहाँ पर बंद नहीं किया गया है। ये दोस्तों पूरा हमें प्रावधान देखने को मिलता है इस नए रूल के अंदर में। मैंने इसकी कमियां को भी आपको बताने का प्रयास किया कि मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां निकल कर सामने आई है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी इसमें क्या कमियां हैं। लेकिन दोस्तों एंड दैट में ये वीडियो के एंड में कहना चाहूंगा कि जितना भी मैंने आपको चीजें बताया है कि क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसमें एकमात्र कारण दोस्तों केवल कोचिंग सेंटर्स का नहीं होता है कि कोचिंग सेंटर्स के हाई फीस के कारण या फिर जो इतनी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है उसके बोझ के कारण बच्चे कहीं ना कहीं जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों कहीं ना कहीं माता पिता है और स्वयं बच्चे भी होते हैं। बच्चे दोस्तों अपनी पहली बात तो बेसिकली अपनी एलिजिबिलिटी को नहीं चेक कर पाते हैं कि उनकी बेसिकली क्या बेसिकली हैसियत है, वो उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वे दोस्तों देखते हैं कि उनका दोस्त ये काम कर रहा है, उनके मोहल्ले में ये भैया ये काम कर रहे हैं, और वे भी दोस्तों निकल पड़ते हैं उस राह में। कई बार दोस्तों माता पिता भी को भी देखते हैं कि उनके किसी परिवारजनों में वो बच्चा ये काम करके इतना आगे चला गया है, या फिर सोशल मीडिया के आज की दुनिया में दोस्तों आपको दिखाया जाता है कि आप जो है IAS बन सकते हो, आप IPS बन सकते हो। उसने दोस्तों केवल 8 घंटे की पढ़ाई करके ये काम कर लिया है, तो आपके मन में जिज्ञासा बन जाती है। अब जो दोस्तों आपका एम है वो बनता नहीं है, बल्कि आपका एम तो अब आपको बेचा जाता है, और ऐसे में दोस्तों वो भी आप एम बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि केवल कोचिंग सेंटर का दोष नहीं होता है कि एक बच्चा अपने आप में आत्महत्या करता है। एक बहुत बड़ा वर्डन होता है दोस्तों, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की लेवल होती है, अपने घर से दूर होकर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों आप उस रैंक तक पहुंचते हो। और आपको दिखाया सोशल मीडिया में ऐसा जाता है कि आने वाले समय में आप ही IAS बनने वाले हो, आप ही आने वाले समय में दोस्तों आप ही जो डॉक्टर बनने वाले हो, आने वाले समय में दोस्तों आप ही इंजीनियर बनने वाले हो। सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आपको मेहनत बहुत लेवल की करनी पड़ती है, और उस लेवल के बाद में अपना 100% देने के बाद भी दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको पहले नहीं बताया जाता है। आपको लगता है आपके परिवारजनों को, या फिर आप जो है अपने आप को पहले नहीं जांच पाते हो, और एंड दोस्तों आप इन सब चीज़ों में पड़ जाते हो और अंत में दोस्तों इसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि ना कि वो दोस्तों कोचिंग सेंटर्स में ये रूल्स को लेकर आया जाए, बल्कि हमें ये आवश्यकता है कि हम दोस्तों अपने समाज में भी इस तरह का एक माहौल को पैदा करें, समाज में भी जागरूकता फैलाने का कार्य करें बच्चों के अंदर में, उनके माता पिता के अंदर में, कि वे अपने बच्चों को पहले समझ पाए कि उनके बच्चे उस लायक है कि नहीं। ना कि केवल दोस्तों इस चीज़ को देखे कि लोग ये काम कर रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को ये काम करवा देते हैं। पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे इस प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि पैसे की तो बात आप क्या कर सकते हैं, पैसे का तो जुगाड़ करने के लिए दोस्तों आज के समय में माँ बाप दोस्तों अपने प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, और अंत में उनका दोस्तों जो भुगतान होगा तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर हमें समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है या नहीं है। तो अब दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों आपका जो ओपिनियन होता है बहुत ही मायने रखता है। और दोस्तों ऐसे वीडियो लगता है कि अगर हमें और भी करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को पहले अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ, पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।